नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नागरिकता की। नागरिकता एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। पॉलिटी के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत में नागरिकता के क्या क्या प्रावधान हैं, चाहे वो हमारा संविधान हो, चाहे हमारा सिटीजनशिप एक्ट हो। दोनों चीज़ों को दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो हमको समझनी है नागरिकता के बारे में, उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी देश में दोस्तों दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नागरिक कहलाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो एलियन कहलाते हैं। एलियन का मतलब वो भारत के नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। तो दोस्तों फ़र्क क्या है एक नागरिक होने में या नागरिक ना होने में? नागरिक होने में ये फ़र्क है दोस्तों, जब आप नागरिक होते हो तब आप उस देश के वासी होते हो। आपको वो सारे अधिकार मिलते हैं जो उस देश का संविधान, जो उस देश का कानून एक नागरिक को देता है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं दोस्तों नागरिक होने के। जो व्यक्ति एलियन है उसको वो सारे अधिकार से वंचित रखा जाता है, उसको वो सारे अधिकार अपने देश में मिलते हैं, ना कि उस देश में जहाँ पे वो एलियन है। अब एलियन भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कुछ एलियंस वो होते हैं जो उन देशों से बिलोंग करते हैं जिन देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों फ्रेंडली एलियंस। ये बाहर के लोग हैं, भारतीय नागरिक नहीं हैं, पर ऐसे देशों से हैं जिनसे हमारी दोस्ती है, अच्छे रिलेशंस हैं हमारे देश के, तो इनको बोलते हैं दोस्तों फ्रेंडली एलियंस। और एलियंस, दूसरे तरीके के एलियंस दोस्तों वो लोग होते हैं जो ऐसे देशों से बिलोंग करते हैं जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों एनिमी एलियंस। इन एलियंस में भी जो फ्रेंडली एलियंस हैं, जो एनिमी एलियंस हैं, इनके भी दोस्तों अधिकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो फ्रेंडली एलियंस हैं उनके अधिकार कुछ ज़्यादा होते हैं और जो एनिमी एलियंस हैं उनके अधिकार कुछ कम होते हैं। तो मोटा मोटा अगर देखें तो किसी भी देश में आपको तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले प्रकार होगा जो नागरिक हैं, दूसरा प्रकार होगा जो एलियन है पर ऐसे देशों से हैं जिससे संबंध अच्छे हैं, फ्रेंडली एलियंस, और तीसरा प्रकार है दोस्तों जो एनिमी एलियंस है, ऐसे देशों से हैं जिनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बात हो गई किसी भी देश में किस किस प्रकार के लोग आपको मिल सकते हैं। अब आते हैं कि नागरिक होने का फ़ायदा क्या है, नागरिकों के अधिकार क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि नागरिकों को हमारा संविधान, हमारा भारतीय संविधान कुछ एक्सक्लूसिव राइट देता है। एक्सक्लूसिव का मतलब वो ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं, एलियंस को नहीं मिलते हैं। कौन कौन से अधिकार हैं दोस्तों? वो सबसे पहला अधिकार अगर मैं बात करूं तो वो अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 में पाया जाता है। ये तीन अनुच्छेद ऐसे हैं हमारे भारतीय संविधान के जो केवल नागरिकों को ही मिलते हैं। और अगर आप समझेंगे और देखेंगे तो ये तीन अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल में से हैं हमारे संविधान के, सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार। क्यों? अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें, ये कहता है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे, उसके जेंडर के बेस पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सिमिलरली जो हमारा अनुच्छेद 16 है वो भी कुछ ऐसी बात करता है कि नौकरी के मामलों में नागरिकों के खिलाफ इनमें से किसी बेसिस पे, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी भी वजह से कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 19 हमारे संविधान की नर्व्स है दोस्तों। अनुच्छेद 19 ये इंश्योर करता है कि हर एक नागरिक के पास अधिकार है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को आगे रख सके, अभिव्यक्ति का अधिकार, व्यापार का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, हमारे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार, सारे अधिकार दोस्तों ये अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं और ये खाली नागरिकों के पास हैं दोस्तों। तो नागरिक होने का फ़ायदा बहुत है दोस्तों हमारे देश में। इसके अलावा दोस्तों और क्या है हमारे पास जो खाली नागरिकों के लिए है? जितने भी हमारा संविधान अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स देता है जो हर एक नागरिक के पास हैं। वो अपना जो उनके ट्रेडिशंस हैं, जो उनके कल्चर हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, उनका जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। ये सारे अधिकार दोस्तों खाली नागरिकों के पास हैं, एलियंस के पास नहीं हैं। मौलिक अधिकारों से अगर हम आगे बढ़ें तो दोस्तों वोट डालने का अधिकार,
किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है वोट डालने का अधिकार। वो दोस्तों केवल नागरिकों के लिए है हमारे देश में। और ऐसे ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार, जो दूसरा अधिकार है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, वो भी केवल नागरिकों के लिए है। तो आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कई ऐसे प्रावधान हैं हमारे संविधान के अंदर जो नागरिकों पे फोकस करते हैं खाली। इसके साथ ही साथ दोस्तों जितनी भी संवैधानिक पद हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, ये केवल भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति एलियन है, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड हो, कुछ भी हो, नहीं बन सकता। खाली भारतीय नागरिक ही इन सब पदों को होल्ड कर सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से आगे पढ़ें और समझें। दोस्तों ये तो हो गई कि नागरिकों के क्या फ़ायदे हैं, नागरिकों के अलावा जो लोग हैं उनमें क्या फ़र्क है। अब समझने की कोशिश करते हैं नागरिकता का मतलब क्या होता है, या फिर कैसे पता लगाएं कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं, और अगर जवाब आता है कि हाँ हम हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा किस वजह से हो, क्या वजह है कि आपको लगता है कि आप भारत के नागरिक हो। फिर आपके दिमाग में ये आ सकता है कि आपका जन्म भारत में हुआ है इसलिए आप भारत के नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। ये भी दिमाग में आ सकता है कि आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं इसलिए आप भारत के नागरिक हो, वो भी बिल्कुल सही बात है। पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिसके तहत कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है दोस्तों। तो हम इस बारे में संविधान की बात करें तो संविधान इसमें हमारी ज़्यादा मदद नहीं करता है। संविधान में केवल अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हैं जो नागरिकता की बात करते हैं, और वो भी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करते दोस्तों। हाँ, आप सबको ही पता होगा जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से इफेक्ट में आया। इसका और जो नागरिकता से जुड़े हुए अनुच्छेद थे वो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ गए थे। वजह यह थी कि ये जितने भी अनुच्छेद हैं इनका मेन पर्पस था डील करना पार्टीशन के साथ दोस्तों। जो हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उससे डायरेक्ट रिलेशन है इन अनुच्छेदों का, क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं कौन कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, जो यहाँ रह रहे थे पार्टीशन के टाइम पे, जिनको नागरिकता दी जाएगी। तो अगर हम एक नज़र डालें इन प्रोविजंस पे जो पार्ट 2 दूसरे पार्ट में हमारे भारतीय संविधान के दे गए हैं, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, इन सारे प्रावधानों में दोस्तों बस इतनी सी बात कही गई है कि कोई व्यक्ति कैसे भारतीय नागरिक कहलाया जाएगा, कब, 1950 में, 26 जनवरी 1950 के समय पर। हर एक व्यक्ति जिसका भारत का डोमिसाइल है, डोमिसाइल का बहुत साधारण मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा था, भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें रह रहा था, तो वो व्यक्ति भारतीय कहलाएगा। दूसरा, वो सारे लोग जो भारत आए हैं पाकिस्तान से, पार्टीशन के समय पे वो सारे लोग जो पाकिस्तान से जो क्षेत्र पाकिस्तान में गया है उन क्षेत्रों से भारतीय क्षेत्र में आए हैं, वो सारे लोग कौन होंगे दोस्तों, भारतीय नागरिक होंगे। दोस्तों वो सारे लोग जो शुरू में तो पाकिस्तान चले गए, जब विभाजन हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान को चुना और वो पाकिस्तान चले गए, पर कुछ समय बाद ही उनका मन बदल गया और वो भारत वापस आना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी प्रावधान है दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर कि वो अगर भारत आ गए हैं किसी एक स्पेसिफाइड डेट के बीच में तो उनको भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। और आखिरी में दोस्तों वो सारे भारतीय जो विदेशों में हैं, बाहर हैं, भारत में नहीं है, बाहर हैं, पर वो भारतीय मूल के हैं, उन सबको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो केवल ये 4 पॉइंट थे दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान बताता है नागरिकता के बारे में। और उसके साथ साथ भारतीय संविधान ये अधिकार देता है हमारी पार्लियामेंट को कि वो नागरिकता के लिए कोई डिटेल्ड कानून बनाए। इस बात को आगे लेते हुए हमारी पार्लियामेंट में नागरिकता को लेके कानून बनाया भी। कानून बनाया दोस्तों 1955 में, उसको बोलते हैं द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। दोस्तों ये कानून है जो हमारे भारत देश में आज के समय पे नागरिकता की बातें बताता है कि कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, कोई नागरिक कैसे बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता है। इन सारी बातों का उल्लेख दोस्तों इस सिटीजनशिप एक्ट में किया गया है। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे।
इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए इसमें दोस्तों कई बार बदलाव भी किए गए, कई बार अमेंडमेंट किए गए। 86 में किया गया, 92 में किया गया, 2003 में किया गया, 5 में किया गया, 15 में किया गया और अब सब जानते होंगे 19 में किया गया। ये 6 बार इसमें दोस्तों बदलाव किए जा चुके हैं सिचुएशन के हिसाब से। कभी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं सिटीजनशिप एक्ट पे, तब आपको बताऊंगा कि हर एक बदलाव के पीछे क्या क्या रीजन था। पर मेन फोकस इस लेक्चर का जो है वो ये है कि जो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है इसमें क्या क्या तरीके हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सके, या कब बोलेंगे कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। पहला तरीका इसमें दोस्तों ये बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारतीय नागरिक है। उसमें और भी कंडीशंस हैं, बट मोटा मोटा ये है कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो भारतीय नागरिक है। दूसरा तरीका दोस्तों है बाई डिसेंट। बाई डिसेंट मतलब अगर किसी व्यक्ति के पिताजी माताजी अगर वो भारतीय हैं तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, दी जा सकती है। तीसरा तरीका है दोस्तों बाई रजिस्ट्रेशन। अगर कोई व्यक्ति है जो भारत में पैदा नहीं हुआ, या फिर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता भी भारतीय नहीं है, अगर वो ऐसा व्यक्ति अपने आप को रजिस्टर करा ले, उसकी भी कंडीशंस होती हैं कि आपको इतने इतने साल भारत में रहना पड़ेगा, उसकी भी क्वालिफिकेशंस हैं। बट एक तरीका ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा ले, उन सब क्वालिफिकेशंस को पूरे करने के बाद उसको भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। चौथा तरीका है दोस्तों नेचुरलाइजेशन के द्वारा। नेचुरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है दोस्तों, मानिए कि कोई व्यक्ति ने शादी कर ली है किसी भारतीय से, या कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से भारत में रह रहा है, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि वो नेचुरलाइजेशन के तरह से हमारा भारतीय नागरिक बन सकता है। और आखिरी तरीका है दोस्तों इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रीटी। मानिए कि हमारा देश, हमारा भारत देश कभी युद्ध में कोई टेरिटरी एक्वायर करता है या कोई एक्सचेंज होता है, तो जो भी टेरिटरी भारत के क्षेत्रफल में जोड़ी जाएगी उसमें जो भी निवासी होंगे उस क्षेत्र के, उस ज्योग्राफिकल एरिया पे, वो सारे लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 1955 का एक्ट जो था हमारा सिटीजनशिप का, वो ये 5 तरीके बताता था जिसके कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाया जा सकता है और जिसके तरीके से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। मैं समझ रहा हूँ दोस्तों आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे डिटेल्ड में मैंने थोड़ा सा बर्थ का पॉइंट बताया है कि जहाँ तक बर्थ की बात आती है, क्योंकि ये सबसे कॉमन पॉइंट है कि बाई बर्थ कोई सिटीजन कैसे बन सकता है। तो इसके लिए ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में, ये फर्क नहीं पड़ता उसके माता पिता का नेशनैलिटी क्या थी, कि उसके माता पिता भारतीय थे या नहीं। अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है दोस्तों, वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। पर दोस्तों सवाल उठता है कि ऐसे लोगों का क्या जो 1987 के बाद में पैदा हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद में हुआ है, वो तभी भारतीय नागरिक कहलाएंगे जब उनके दोनों माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा। समझ पा रहे हैं? 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भारत में पैदा हुए हो, फर्क नहीं पड़ता आपके माँ बाप भारतीय थे या नहीं, आप भारत के नागरिक हो गए। पर अगर आपका जन्म 1987 के बाद में हुआ है तो ये जरूरी है कि आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। इसमें और भी बदलाव किया गया दोस्तों। जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको भारतीय नागरिक तब ही माना जाएगा जन्म के द्वारा जब उनके माँ पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हों। आप समझ पा रहे हैं? 87 से पहले कोई टेंशन नहीं है माता पिता की। आपका जन्म हुआ है भारत में, आप भारतीय नागरिक हो। 87 से लेकर 4 तक आपके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और दोस्तों 4 के बाद दोनों होने चाहिए। तो देखिए ये सारे बदलाव हैं जो अमेंडमेंट्स के थ्रू आए हैं। ये तो होगी दोस्तों बाई बर्थ वाली बात। बाई डिसेंट का देखते हैं। अब देखिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ, भारत से बाहर हुआ है, और उसका जन्म 1950 से लेकर 1992 के बीच में हुआ है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता तभी दी जाएगी अगर उसके पिताजी भारत नागरिक थे। पिताजी, माताजी नहीं, या पिताजी माताजी में से एक नहीं, केवल पिताजी। किन लोगों के लिए? 1950 से लेके 1992 के बीच में पैदा होने वाले लोगों के लिए ये ज़रूरी था। जो भारत में पैदा नहीं हुए हैं उनके लिए ज़रूरी था कि उनके पिताजी भारतीय नागरिक हों,
तभी वो भारत की नागरिकता उनको दी जा सकती थी दोस्तों। ये तो बात हो गई 1992 तक की। 1992 के बाद ये पिताजी वाली कंडीशन हटा के ये बोल दी 1992 के बाद अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में पैदा नहीं हुआ पर उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक, चाहे माता हो चाहे पिता हो, अगर भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया कानून दोस्तों। पर 2004 के बाद इसमें और बदलाव किया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, पर यह बहुत जरूरी है, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर भारतीय नागरिकता चाहिए, अगर उसकी जो जन्म है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर। ये क्लियर कंडीशन लगा दी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत के बाहर जन्म लिया है उसने, और जिसके माता या पिता भारतीय हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो जन्म होने के 1 साल के अंदर उसके माता पिता को भारतीय कंसुलेट में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं ये, तो उनको भारत की नागरिकता, उस बच्चे को भारत की नागरिकता दोस्तों नहीं दी जाएगी। तो कानून थोड़ा सख्त कर दिया गया है 2004 के बाद, आप देख पा रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन की दोस्तों अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है दोस्तों, नागरिकता सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी पर्सन को वो रजिस्टर कर सकती है, पर उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो भारतीय मूल का है और वो भारत में रह रहा है 7 साल तक, 7 साल से रह रहा है भारत में एप्लीकेशन फाइल करने के, और ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने शादी की है किससे, जो भारतीय नागरिक हैं और वो भी 7 साल से भारत में रह रहा है एप्लीकेशन फाइल करने के पहले, या फिर कोई माइनर चाइल्ड है, कोई ऐसा बच्चा है जो अभी एडल्ट नहीं हुआ है, जिसके माँ बाप भारतीय नागरिक हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और 7 साल से भारत में रह रहा है, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति है जिसने किसी भारतीय से शादी करी है और साथ के साथ 7 साल से भारत में रह रहा है, उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और अगर कोई माइनर चाइल्ड है, उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे लोगों का जो माइनर चाइल्ड होगा उसको भी भारत की नागरिकता का प्रावधान है। अब आते हैं दोस्तों नेचुरलाइजेशन पे। नेचुरलाइजेशन में भी यही कानून लगता है दोस्तों। कोई व्यक्ति, बस थोड़ा सा सख्त है, रजिस्ट्रेशन से नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा सख्त है। इसमें बोलता है कि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी अगर वो भारत में 12 साल से भारत में रह रहा है। ठीक है, मतलब एक ऐसे तरीके का कानून बनाया है कि पिछले 12 सालों में, एप्लीकेशन फाइल करने के पहले वाले 12 सालों में कम से कम टोटल 11 साल वो भारत में हो। बहुत कठिन है दोस्तों। 12 सालों में कम से कम 11 साल वो भारत में हो, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। किसके थ्रू? नेचुरलाइजेशन के थ्रू। आप देख पा रहे होगे रजिस्ट्रेशन में और नेचुरलाइजेशन में, नेचुरलाइजेशन का जो क्राइटेरिया है 12 साल का, जिसमें 11 साल भारत में होना होगा, वो थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा कठिन है। और दोस्तों आखिरी तरीका सबसे आसान है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का, ये मैं बता चुका हूं। जब भी कोई क्षेत्रफल जो भारत का नहीं है वो भारत अगर एक्वायर करता है, तो जो भी लोग हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं वो शैल भी अपने आप भारतीय नागरिक बन जाएंगे। उन्हें कुछ भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में ये बात कि भारत ने वो क्षेत्रफल एक्वायर कर लिया है, वो सफिशिएंट है और उनको भारत की नागरिकता दोस्तों दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब ये बात कर ली कि नागरिकता कैसे मिल सकती है, कैसे नहीं मिल सकती। अब ये समझते हैं कि नागरिकता खो भी तो सकती है। तो उसके खोने के 3 तरीके हैं। अगर जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है वो खुद से उसको छोड़ सकता है, रिनाउंस कर सकता है कि मुझे इस भारत की नागरिकता की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिनंशिएशन। ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से सरकार उसकी नागरिकता छीन ले, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। एक टर्मिनेशन का आसान तरीका है,
हमारा भारत बिलीव करता है सिंगल सिटीजनशिप पे। कहने का मतलब है भारतीय नागरिक खाली भारतीय नागरिक हो सकता है। अगर किसी ऐसे भारतीय नागरिक ने किसी और देश की भी सिटीजनशिप ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। अगर किसी और वजह से उसने कोई हरकत की, कोई क्राइम किया या फिर ऐसी कोई चीज़ करी जो कि टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है, जिसके बेसिस पे उसको भारतीय नागरिकता दी गई थी, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों उसकी भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। तो रिनंशिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन, ये दोस्तों 3 तरीके हैं जिससे किसी की भारतीय नागरिकता को छीना जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, ये छोटा सा डिस्कशन था जो मैंने आपके साथ सिटीजनशिप पे किया। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने दोस्तों अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ये जितनी भी PPTs हैं, जितना भी मटेरियल है, मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ। धन्यवाद।